आज हम बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। देखिए सेल थ्योरी के अंदर क्या है। बेसिकली सेल थ्योरी के अंदर सिर्फ एक ही बात है कि जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका है वो सेल से मिलकर बनी होती है। मतलब कोई भी अगर जीव है जो लिविंग है, चाहे वो हमारा जंतु हो गया चाहे वो हमारा प्लांट हो गया, ये जो है वो कैसे बने हुए हैं, वो एक सेल से बने हुए हैं। ठीक है, ये प्रूव इस सेल थ्योरी के अंदर किया गया है। ठीक है, जर्मनी के एक बोटनिस्ट थे, नाम था श्लाइडिन। इन्होंने 1838 के अंदर जो प्लांट्स हैं उनके कुछ टिश्यूज़ की स्टडी कर रहे थे। उसी तरह से जो जर्मन के एक जूलॉजिस्ट भी थे, उनका नाम था श्वान। ये भी 1839 के अंदर कुछ एनिमल्स के टिश्यूज़ की स्टडी कर रहे थे। जब ये लोग टिश्यूज़ की स्टडी कर रहे हैं तो इनके अंदर, इन टिश्यूज़ के अंदर इन्हें कुछ बॉक्सेस यानी कि सेल्स इनको दिखाई देती है और उसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स दिखाई देते हैं। तो ये जब स्टडी करते हैं तो ये कॉमन एक थॉट पर आते हैं कि जो जंतु या पादप है, वो जो जीव है वो कुछ कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ये टिश्यूज़ का स्टडी कर रहे थे, टिश्यूज़ का स्टडी करते हुए ये कोशिका के ऊपर आए और इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज्ड की। ठीक है, ये तो इन्होंने बता दिया कि भाई कोई भी जंतु या कोई भी पादप जो हो गया वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये नहीं बता पा रहे थे कि ये जो कोशिकाएं हैं वो बन कैसे रही है। ठीक है, अगर किसी भी जंतु की हम बात करते हैं तो वो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और उसी तरह पादप भी कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं बता पा रहे थे कि ये इतनी सारी कोशिकाएं कैसे बनी हैं। ठीक है, इसको समझाने के लिए 1955 के अंदर रुडोल्फ विर्चोव आए और उन्होंने बताया कि जो नवीन कोशिकाएं हैं, जो न्यू सेल्स है एकदम, वो पुरानी सेल से ही मिलकर बनती है। तो इस तरह से हम यहाँ कह सकते हैं कि जो सेल थ्योरी है वो क्या है, स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी, लेकिन रुडोल्फ विर्चोव ने इस सेल थ्योरी को कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर आकर इन्होंने बोला कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है कि जो नई कोशिकाएं हैं उनका निर्माण कैसे हो रहा है, पुरानी कोशिकाओं से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक नाम और याद रखना है, वो है नेगेली। ठीक है, रुडोल्फ विर्चोव और नेगेली इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को कंप्लीट किया। ठीक है, जनरली क्या है, रुडोल्फ विर्चोव का नाम तो हमें याद रह जाता है, लेकिन नेगेली का नाम हम भूल जाते हैं और कंपटीशन में वही पूछा जाता है जो हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब सेल थ्योरी क्या है। देखिए सेल थ्योरी के अंदर 5 पॉइंट्स है। पहला है कि सभी जीव कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से बना है, जो हम सब जानते हैं कि प्रत्येक जो जीव है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। दूसरे के अंदर बोला गया है कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं में विभाजन से होता है। यानी कि देखिए जो पुरानी कोशिकाएं हैं उससे नई कोशिका कैसे बनेगी, उनमें डिवीज़न होगा। ठीक है, सेल डिवीज़न के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर हमें ये बात याद रखनी है कि जो नई कोशिकाएं बन रही है वो कैसे बन रही है कि जो एक पर्टिकुलर सेल है उसके अंदर डिवीज़न हो रहा है, उसके बाद नई कोशिका का निर्माण हो रहा है। ठीक है, कोशिका जो है सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। देखिए जब हम सबसे पहले कोशिका पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही बात आती है कि सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका में जीव के अनुवांशिक गुण निहित होते हैं। ठीक है, जो कोशिका है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, ये कोशिका है इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए भरा होता है। ठीक है, और इस डीएनए के ऊपर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक कोशिका के अंदर ही निहित होता है। 5th पॉइंट के अंदर बोला गया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन की कंटिन्यूटी का संचालन कोशिकाओं द्वारा ही होता है। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखिए किसी भी जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। ठीक है, जैसे कि अगर ह्यूमंस की बात करें तो 2 गैमेट्स मिलकर जब फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है और जायगोट के अंदर मल्टीपल डिवीजन के थ्रू एक कंप्लीट भ्रूण का निर्माण हो जाता है और वही आगे चलकर एक ह्यूमन का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कंटिन्यूटी बनी हुई है ये कोशिकाओं के द्वारा ही बनी हुई है। ठीक है, 2 कोशिकाएं आपस में मिलकर एक जीव का निर्माण कर लेती है। ठीक है, अब ये तो हो गई सेल थ्योरी, लेकिन इस पूरी सेल थ्योरी के अंदर हम बात करते हैं वायरस की। ठीक है, वायरस जो होता है इस सेल थ्योरी का अपवाद होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो सारे कैरेक्टर्स होते हैं, देखिए कोई भी जीव है या कोई भी लिविंग्स है वो सेल थ्योरी के सारे कैरेक्टर्स उसके अंदर देखने को मिलेंगे तो हम उसको सजीव कहेंगे। लेकिन जो वायरस होता है वो होता सजीव है। ठीक है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होता है। ठीक है, उसमें निर्जीव के भी कैरेक्टर्स हैं, सजीव के भी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो वायरस होता है वो इस सेल थ्योरी का एक अपवाद है। क्यों? क्योंकि जो वायरस होता है इसमें स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। ठीक है, इसमें स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती,
इनके विभाजन के लिए दूसरी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि किसी दूसरे लिविंग सेल्स के अंदर जाकर तो लिविंग बन जाते हैं, लेकिन ये अगर बाहर एनवायरनमेंट में पड़े हुए हैं तो ये नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, तो इनको डिवीज़न करने के लिए किसी सेल की ज़रूरत होती है, किसी लिविंग सेल की ज़रूरत होती है। ठीक है, इनमें प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, एंजाइम्स, कोशिका अवयव इत्यादि एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो हम बोल रहे हैं ना कि जो प्रत्येक जीव है वो कोशिका और उसके उत्पादों से मिलकर बना हुआ है, उत्पादों से मिलकर बना हुआ है, प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है, कोशिका के प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो ये प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, एंजाइम्स हो गए, ये सारे जो कोशिकीय अवयव हैं ये क्या है, कोशिका के प्रोडक्ट हैं। तो इनसे मिलकर ही कोई जीव बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर यही एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इनमें सामान्यतः केवल एक केंद्रक, अम्ल, डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। ठीक है, इनके अंदर दोनों में से एक ही मिलेगा, या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा, लेकिन कोशिका में दोनों केंद्रक अम्ल पाए जाते हैं। लेकिन जो लिविंग्स है उनके अंदर दोनों मिलते हैं। डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा और आरएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, लेकिन इनके अंदर दोनों में से एक ही प्रेजेंट होगा। इसी पेज के ऊपर पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर क्या अंतर है ये भी बोला गया है। देखिए, पादप कोशिका के बाहर सेलुलोज की मृत कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, पादप कोशिका की पहली बात करें हम तो सबसे पहले उसका कैरेक्टर होता है कि उसके बाहर एक सेल वॉल प्रेजेंट होगी जो कि सेलुलोज की बनी होगी। वहीं जंतु कोशिका जो है उसमें किसी प्रकार की सेल वॉल नहीं पाई जाती। दूसरा इन्होंने बोला है कि इनमें जो है प्लांट सेल के अंदर जो है वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है कि बड़ी बड़ी वैक्यूल्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं जो हमारी एनिमल सेल है इसके अंदर छोटी छोटी वैक्यूल्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जो प्लांट सेल होता है इसमें प्लास्टिड हमें देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया। ठीक है, वहीं जो एनिमल सेल है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट या किसी प्रकार का लवक एब्सेंट होता है। ठीक है, कुछ जो एल्गीज हैं और कुछ जो फंजाई है उनको छोड़कर सबके अंदर जो है जो सेंट्रोसोम्स है यानी कि तारककाय जो है वो नहीं मिलता, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर हमें तारककाय देखने को मिलता है। पादप कोशिका जो है उसमें जीव द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन से तर्कु तंतु बनते हैं, लेकिन जो जंतु कोशिका है उसके अंदर तारक केंद्र तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तारक केंद्र यहाँ पर इसीलिए प्रेजेंट है क्योंकि इसके अंदर जो तर्कु तंतु है जंतु कोशिका के अंदर वो तारक केंद्र से बनेंगे। लेकिन अगर पादप कोशिका के अंदर तारक केंद्र है ही नहीं तो कैसे तर्कु तंतु बनेंगे, तो प्रोटीन से तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है। वहीं बात करें पादप कोशिका का जो जीव द्रव्य है तंतु या प्लाज्मोडेस्मेटा इसके अंदर पाए जाते हैं। ये एक तरह के क्या होते हैं कि गेट का काम करते हैं। ये कोई सेल है और ये कोई सेल है, इनके बीच में पाथ का काम करते हैं। ठीक है, वहीं पर जो जंतु कोशिका होता है इसके अंदर ये प्लाज्मोडेस्मेटा देखने को नहीं मिलते। ठीक है, पादप कोशिका के अंदर स्फीरोसोम उपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका के अंदर स्फीरोसोम्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। पादप कोशिका जो होगी वो भोजन स्टार्च के रूप में कलेक्ट करती है। ठीक है, ये स्टार्च के रूप में अपना भोजन इकट्ठा करती है। वहीं जो जंतु कोशिकाएं होती हैं वो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में अपना भोजन का संचित करती है। पादप कोशिका जो होती है उसमें कोशिका विभाजन के दौरान पुत्री कोशिकाओं के बीच कोशिका पट्ट का निर्माण केंद्र से किनारे की ओर होता है। देखिए, जब इसके अंदर सेल डिवीजन होता है, मान लीजिए ये सेल है, इसके अंदर जब सेल डिवीजन होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि बीच में एक पट्टी बनेगी और ये धीरे धीरे केंद्र की ओर इस तरह से जाएगी। इस तरह से यहाँ ये पट्टी बनी, ये इधर शिफ्ट होगी, इधर शिफ्ट होगी और इस तरह से ये कंप्लीट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये प्लांट सेल के अंदर हमें देखने को मिलता है। वहीं हम जंतु कोशिका की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि जीव द्रव्य दो भागों में बढ़ता है जो कि किनारे से केंद्र की तरफ बढ़ता है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए ये जंतु कोशिका है, अब इसमें डिवीज़न स्टार्ट होगा तो ये किनारे से होगा केंद्र की तरफ। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये अंदर जाना स्टार्ट कर देगी और अंत में दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। ठीक है, इसी पेज पर हमें एक प्लांट सेल का डायग्राम भी हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेल थ्योरी कंप्लीट की और प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है वो भी इसके अंदर हमने कंप्लीट किया है।